जैसे हम सेक्शन 7(1) में जीवन या स्वतंत्रता से मामले में हम 48 घंटों में जब जानकारी चाहते हैं, अगर आप इसको संविधान से लेते हुए हमें कुछ डिफाइन कर पाए तो सहायता होगी। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। हाँ। और हमारे सूचना का अधिकार अधिनियम की सेक्शन 7(1) में जब हमें 48 घंटों के अंदर सूचना चाहिए रहती है, तो उसके लिए दी गई है कि ऐसी मामले जिसमें जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई विषय हो, तो उस पर सूचना 48 घंटे में दी जाएगी। तो जब हम जीवन और स्वतंत्रता को वहां संविधान की नजर से देखते हैं, तो हम किस तरीके से देखते हैं? तो जीवन हमें और जानकारी 48 घंटे में मिल सके। जीवन और स्वतंत्रता को अगर संविधान की नजर से देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है उसको डिफाइन किया। उसी में फोन टैपिंग का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, उसी में अन्य पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, उसी में अन्य बहुत से अधिकार शामिल किया है उसने। तो अगर आप संविधान के नजरिए से जीवन और स्वतंत्रता को समझना चाहते हैं, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान में केवल एक लाइन लिख के मौलिक अधिकार बता दिया, लेकिन उस एक लाइन में क्या क्या शामिल है ये व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या शामिल है इसकी व्याख्या की है। तो जो जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है, वही वही जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल माना जाए। सर, जब हमें जनरली 48 घंटों के अंदर में जब हम सूचनाएं मांगते हैं, तो ऐसी सूचनाओं में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता में हम लोग जनरली इन चीजों को भी देखना रहता है कि हमारी गिरफ्तारी की मामले अगर शामिल हो, तो इसको भी हम स्वतंत्रता इन जनरल तो आप ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसी सूचना है जिसके ना मिलने से किसी की जान का संकट पैदा हो सकता है, किसी की स्वतंत्रता कहीं कोई बंधक है, वो बंधक बनाने की सूचना उसे चाहिए, या कोई ऐसी मेडिकल की सूचना नहीं मिल रही है जिसके मिलने से किसी का जीवन बच सकता है या ना मिलने से जीवन संकट में पड़ सकता है, ऐसी सूचनाओं के लिए कहा गया है, इन जनरल टर्म यूज किया गया है। अब उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, ये तो फिर जब कोई मामला फंसेगा कि जैसे निजता ही है, तो अब निजता को कह दिया गया, लेकिन अब निजता की एक्चुअल परिभाषा क्या है ये तो आज तक बताई नहीं गई। इसी तरह जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, ये तो जब अलग अलग वाद आता है तब स्पष्ट किया जाता है। तो इन जनरल तो यही मानिए आप कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसके तहत, जिसके ना दिए जाने से किसी की जीवन को कोई संकट पैदा हो सकता है, तो वो 48 घंटे के अंदर वो सूचना दी जाए। इसी तरह अगर आप प्राइवेसी, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपने बोला कि इसको अभिव्यक्त, तो मतलब इस पे कोई बहुत ज्यादा डिसीजंस नहीं आए हैं, लेकिन आप अपनी नजर में अगर इसको देखें या आपको इसको परिभाषित करना रहे, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, प्राइवेसी क्या है ये व्यक्ति दर व्यक्ति डिफर करता है। जैसे हम आप जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, तो हम आप सामान्य व्यक्ति हैं तो अपने परिवार की फोटो भी सार्वजनिक रूप से डालने से डरते। हमारे आपके पति पत्नी के रिलेशन कैसे होंगे, हमारे पिता के रिलेशन कैसे होंगे, भाई बहन के रिलेशन कैसे होंगे, इन्हें हम पब्लिकली डिस्क्लोज करने को ही गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं। लेकिन वही फिल्म की सेलिब्रिटी देख लीजिए, उनके लिए अपनी हर इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाना भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। तो ये व्यक्ति दर व्यक्ति डिफर करेगा कि प्राइवेसी हम किसे मानते हैं। वैसे इन जनरल आपके पारिवारिक संबंधों से रिलेटेड कोई मामला हो, आपकी पारिवारिक संबंधों से या अलग अलग संबंधों को लेकर कोई मामला हो, तो उसे इन जनरल आपकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संपत्ति को डिस्क्लोज करना भी प्राइवेसी का उल्लंघन माना है। और वहीं दूसरी तरफ
अन्य लोगों से संपत्ति की सूचना का फॉर्म भी भराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता होगा आरटीआई के दायरे में आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के दायरे में किसे लाया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई के दायरे में न्यायालय वाला हिस्सा नहीं आएगा, न्यायिक प्रशासन वाला हिस्सा आएगा, और न्यायिक प्रशासन वाले हिस्से में भी जजों की संपत्ति डिस्क्लोज करना प्राइवेसी के अगेंस्ट माना जाएगा। तो अब ये संदर्भ पे डिपेंड करेगा कि कहां प्राइवेसी किसको माना जाए। इसीलिए देखिए, इसीलिए निजता चूंकि डिफाइंड नहीं है, इसीलिए आरटीआई में जो सूचना नहीं दी जानी होती है उस सूचना को निजता के अधिकार के तहत शामिल कर दिया जाता है। अब आप फिर आगे लड़ते रहिए कि ये निजता है या नहीं है। इसको अगर इसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड और पर्सनल रिकॉर्ड, एक विभाग के अंदर में, एक सरकारी कार्यालय के अंदर में किस चीज को अपन ऐसे रिकॉर्ड माने जाएंगे जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होंगे, तो अब ये पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होंगे? तो इसको कौन डिफाइन करेगा? इसको अगर डिफाइन कोई नहीं करेगा, अगर कोई डिफाइन नहीं करेगा तो ऐसे में तो पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल रिकॉर्ड बोल बोल के उन चीजों को डिनाई कर दिया जाएगा। दिया जा रहा है ना, मैंने आपको यही कहा कि हमारी आपकी सारी सूचनाएं एजेंसियों के पास है, ऐप बनाने वाली एजेंसियों के पास है, और हम सरकार तक उन्हीं सूचनाओं को पहुंचने के लिए निजता के अधिकार का सहारा ले रहे हैं। अब मैंने एक रिकॉर्ड मांगा कि मैंने पुलिस थाने में जहां पे मैं कंप्लेन करने गया था, कंप्लेन के दौरान मैंने अपने जो कंप्लेन के समय में जो सीसीटीवी फुटेज थी उसकी मांग की गई। सीसीटीवी फुटेज जो कि एक पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में, जहाँ पे रिसेप्शन वाला है, जहाँ पे सिर्फ लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने ही आते हैं, उस जगह की थी। उसको ये बोल दिया गया कि ये पर्सनल रिकॉर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन उस सीसीटीवी फुटेज के उस हिस्से के अंश को नहीं दिया जाता। तो आप उसको कानूनी पहलू से कैसे देखेंगे? मैं दरअसल उसी पॉइंट की तो चर्चा कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर निजता ना दे तो भी समस्या है, फिर आपकी हर जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपसे वो जानकारी भी जबरदस्ती छीनने का प्रयास कोई करे जो आप अपने लिए अति आवश्यक, जिसे गोपनीय बनाना अपने लिए आप अति आवश्यक मानते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई निजता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह मंशा नहीं थी कि निजता के अधिकार का उपयोग करके आप आरटीआई को ही लागू करने से रोक दीजिए। पर दरअसल जब हमारी मंशा साफ नहीं होती है तब हम कानून की ऐसे ही व्याख्या करते हैं, और यह समस्या संविधान की या कानून के प्रावधानों की नहीं है, ये समस्या हमारे आपके अंदर जो चोर भरा हुआ है उसकी। तो हम क्या उसे पर्सनल रिकॉर्ड माने? जैसे पुलिस ने बोला कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो क्या वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है? आप मत मानिए तो आप लड़िए आगे। तो उसके लिए बेस क्या होना चाहिए आपके नजर से? अगर हम देखें तो उसका बेस क्या होगा? बेस तो यही है कि भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगा है और उससे अगर कोई बात प्रमाणित होनी है, भाई पब्लिक प्लेस पे सीसीटीवी कैमरा लगाया क्यों जाता है? ताकि वहां कोई अगर अवैधानिक गतिविधियां हो तो वो कैद हो जाए। उसका देवेंद्र जी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक विकल्प ये भी है कि जिस भाग को हम चाह रहे हैं, अगर हम थे तो हमारी जिस समय हम गए थे थाने में उतने का हमको दे दिया जाए। बाकी अगर आप दूसरे की निजता मानते हो तो सेवरेबिलिटी के सिद्धांत के तहत उसको अलग कर दो, सिर्फ उतना वीडियो पार्ट हमको दे दिया जाए, ये भी संभव है। ये भी मैंने मांग की थी, इस पर भी मैंने वो किया, तो उस पर बोले कि हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम हर अंश के हिस्सों की कट करके उसकी वो कर सके, उससे वो जो है पूरा जो रिकॉर्ड्स है वो करप्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है, मतलब बहाने हैं उनके, ये तय है, आप जान रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने यही बोला कि जब उसमें सामने जो लोग आए थे उनको मेरे सामने बोलने में उनकी कोई निजता का हनन नहीं हो रहा है, तो उस रिकॉर्ड को देने से निजता का हनन कैसे हो सकता है? और मान लीजिए अगर निजता का भी हनन
होने की कोई संभावना नजर आ रही है, तो मैं इसमें शपथ पत्र देने को तैयार हूँ कि भाई ये जो चीज है फिर मैं न्यायिक नहीं तो उसमें सामने रखने के लिए उपयोग करूंगा, अन्य अभी किसी वो उसमें नहीं उपयोग नहीं मान किया रहे जाए। हैं तो आप अपील करिए। वो बौद्धिक चर्चाएं हैं, ये अनंतहीन चर्चा है, लेकिन ये मोरलिटी और डिसेंसी तो इफेक्ट नहीं हो रही है पब्लिक प्लेस में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो अगर मोरलिटी और डिसेंसी इफेक्ट नहीं हो रही है तो उसको रोकना तो गलत है। फिर जो चीजें वो विधानसभा को देने से मना नहीं कर सकते, वो हमको देने से मना नहीं कर सकते, सिवाय मोरलिटी और डिसेंसी। दो चीजें अगर प्रभावित नहीं हो रही हैं तो ये कहीं किसी भी कीमत पे ये निजता का प्रश्न नहीं उठता, उस पर अपील करने की जरूरत है। अब प्रकाश जी का भी एक प्रश्न है देवेंद्र जी, फिर आप इस विषय में फर्दर चर्चा होगी। प्रकाश जी आप अपना प्रश्न करें। शिवानंद सर, हाँ प्रकाश जी प्रश्न कर ले। हाँ, मेरा क्वेश्चन सचिन द्विवेदी से है। तो जो एक्चुअली उन्होंने बोला कि लोकायुक्त को कंप्लेंट करने के लिए हमारे को आइडेंटिटी देना पड़ेगा, तो अगर हम एज अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट करेंगे तो फिर आइडेंटिटी तो देंगे, तो कैसा, मतलब वो जानना था कि आइडेंटिटी सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ सुनवाई हो रही है, आप बोलिए, आप आवाज आ रही है। आइडेंटिटी आपको देना पड़ेगा। ये संगठनों के ऊपर दायित्व है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपकी आइडेंटिटी को वो रिवील नहीं करेंगे। ये संगठनों के ऊपर दायित्व है। और सिर्फ विसिल ब्लोवर की आइडेंटिटी नहीं, उस पब्लिक सर्वेंट की भी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे जब तक कि अंडर इंक्वायरी मामला चल रहा है। एक बार इंक्वायरी पूरी हो गई, इंक्वायरी में पाया गया कि ये एक्यूजेशन, ये अपराध हुआ है, अब उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, तो वहां पर आइडेंटिटी रिवील करेंगे। तो इंक्वायरी आपको देना पड़ेगा। फिर अगली जिम्मेदारी अब एजेंसी के ऊपर है कि वो आपकी आइडेंटिटी को रिवील करके रखेगी, कहीं एग्जिबिट नहीं करेगी, वो मतलब दबा के रखेगी, कहीं रिवील नहीं करेगी। अक्षय गोस्वामी सर, अक्षय गोस्वामी जी आप प्रश्न कर लें। अक्षय गोस्वामी जी प्रश्न करिए। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार कौशिक जी या अमोल पाटिल जी भी हैं लाइन पे, प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। अब मेरी किसी क्या हो रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बराबर नहीं आ पा रही। अब आ रही है सर? नहीं आ रही। हेलो, अभी नहीं आ रही सर? फिर ट्राई। ठीक है, राजकुमार कौशिक जी आप प्रश्न कर ले। राजकुमार कौशिक जी। हाँ जी, आया भी था बीच में, जैसे कि फर्स्ट अपील करने के बाद अगर वो 45 दिन में जवाब नहीं देते तो उसका कानून के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? नित्यानंद सर, हाँ जी, इसकी अपील करिए, अगर नहीं देते तो नहीं, द्वितीय अपील तो है, वो ऑप्शन पता है मेरे को। में हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है ताकि हम उससे पहले वो चीज कर सकें? इसमें आत्मदीप बताएंगे। मेरे हिसाब से तो कोई कानूनी अगर प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड है, अगर कानून में कोई प्रक्रिया विहित कर दी गई है कि आपको इस तरह से जानना है, इस तरह से अपील करनी है, द्वितीय अपील करनी है, ये प्रक्रिया आपका पालन करना है, तो उसी प्रक्रिया के तहत ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया को इनिशिएट आप नहीं कर सकते। नहीं, जैसे कि उसमें बताया है लोक सेवक सपोज अगर काम नहीं करता तो लोक सेवक के अगेंस्ट में हम धारा इसके अगेंस्ट में ये कर सकते हैं। अगर आरटीआई से संबंधित जानकारी नहीं मिल रही है तो आपको अपील करनी पड़ेगी। कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो सचिन सर ने बताया कि आपको लोकायुक्त या की जो दूसरी एजेंसी है वहां शिकायत करनी पड़ेगी। आप चाहते क्या है उसमें? नहीं, मैं ये वो तो द्वितीय अपील का तो पता है, ऑप्शन द्वितीय फर्स्ट के बाद में द्वितीय जवाब नहीं दे रहा तो हमें करना ही है, वो तो करना ही है हमें। क्या इस बीच में और भी कुछ ऑप्शन होता है? कोई ऑप्शन नहीं और कोई एज पर संविधान के? देखिए सर, आत्मदीप सर आपका मार्गदर्शन करेंगे। सचिन जी, आत्मदीप सर कुछ बता रहे हैं कि आपको अधिकार दे दिया गया, एक अधिकार है आपको सूचना प्राप्त करना है। उत्तम सर ने बताया कि आप संवैधानिक अधिकार है, आरटीआई से भी आप अधिकार आपको दे दिया गया। अब उस अधिकार का आप प्रयोग कैसे करेंगे उसकी एक प्रक्रिया तय करता है विधायिका।
विधायिका ने प्रक्रिया तय कर दी है कि आप पहले सूचना अधिकारी के पास जाएं, फिर अपील करने जाएं, वहां नहीं मिल रही, फिर हाईकोर्ट जाएं, तो उस प्रक्रिया से ही आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिल गया तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, उसको प्रक्रिया बना दी गई है, गवर्न कैसे होगा वो आपका अधिकार, तो आपको उस प्रक्रिया से चलना पड़ेगा। अब यदि आप कह रहे हैं कि आरटीआई से इतर भी आपको लगता है कि करप्शन हुआ, आप सूचना मांगने जा रहे थे, आपको सूचना नहीं दी जा रही, तो एक तो आपका अधिकार वो प्रभावित हुआ कि आरटीआई से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, और आपको लग रहा है कि अपराध भी हुआ है, तो वहां पर फिर आप जाएं, कंप्लेन करें। अब जब आपको चीजें नहीं मिल रही थी तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यदि लगता है कि आपकी शिकायत जुनून है, आप बाकी फैक्ट से, तस्वीरों के माध्यम से या कुछ गवाहों के माध्यम से उसको विश्वास दिला पाते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो वो अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो चीजें आपको आरटीआई के थ्रू नहीं मिल रही थी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको अपने प्रयास से प्राप्त कर लेगी। मेरे ख्याल से एक तरीका और हो सकता है। जी जी सर। मेरे ख्याल से एक तरीका और हो सकता है, चूंकि आर्टिकल 19 के तहत सूचना का अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया, और फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षक है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट है। तो आप, हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई रोकने का प्रयास कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन सर वो डायरेक्ट जाने के लिए अल्टरनेट रेमेडी अगर विधायिका ने प्रोवाइड कर दी है, या कि किसी चीज को किस तरह से करना है ये प्रिस्क्राइब्ड है, तो जो जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड है आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे, आपको कोई जेल में बंद कर दे, ये भी तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो इसका मतलब तो थोड़ी जा है कि सकते हैं आप उसमें। एक्सेप्शनल केसेस में, हर केस को थोड़ी सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगी। नहीं, हर केस में नहीं जाएंगे। एक्सेप्शनल केस में, उनने एक्सेप्शनल केस पूछा में। कि क्या कानून में भी कुछ हो सकता है, तो मैंने एक ऑप्शन बताया कि हाँ, होने हाँ, को तो सैद्धांतिक रूप से ये भी एक प्रक्रिया दी हुई है। हाँ, लेकिन बाकी इस तो सरकार ने बनाई है, संसद ने बनाई है कानून की भाई ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ना। आत्मदीप सर कुछ कहना चाह रहे थे, आदरणीय सर आप कुछ बोले। जी हाँ, आप सबने जो वैकल्पिक उपाय बताए हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो प्रश्नकर्ता का उपयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के नियम 12 क में यह प्रावधानित किया है कि यदि कोई लोक सेवक सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके इस आचरण को कदाचरण माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जा सकेगी सिविल सेवा नियमों के तहत। तो यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तो पीड़ित पक्ष उस अपीलीय अधिकारी के विभागाध्यक्ष को या अनुशासनिक प्राधिकारी को शिकायत कर सकते हैं कि इनके द्वारा इस सिविल सेवा नियमों के तहत इनका जो दायित्व है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, कदाचरण की श्रेणी में आता है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा राज्यपाल हर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, भारत में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, उनको भी शिकायत की जा सकती है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत ये अपीलीय अधिकारी के जो अर्ध न्यायिक दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो रूटीन के प्रशासनिक कार्य से बिल्कुल भिन्न है, उन अर्ध न्यायिक दायित्वों का इस अपीलीय अधिकारी द्वारा ठीक से निर्वहन नहीं किया जा रहा है, उसका ये प्रमाण है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए। तो राज्यपाल भी उस पर निर्देश जारी कर सकते हैं। और इसके अलावा धारा 18 के तहत आप सूचना आयोग को शिकायत करके अपीलीय अधिकारी के खिलाफ स्ट्रक्चर पास करने की भी मांग कर सकते हैं। यह भी मांग कर सकते हैं कि आयोग प्रथम अपीलीय अधिकारी के विभागाध्यक्ष को या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित करे कि वो इस अपीलीय अधिकारी को अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करने के लिए जो भी आवश्यक है वो दिशा निर्देश दे। ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा, माननीय नित्यानंद जी ने जो बताया हाईकोर्ट के में कि वो आरटीआई में प्रावधान है फर्स्ट अपील में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है या न्याय संगत निराकरण नहीं होता है तो कानून में है कि आप सेकंड अपील करें, सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन
हालांकि वो गलत है, पर हमने ऐसा भी देखा है अपने सूचना आयुक्त पद पर रहते हुए कि एक व्यक्ति ने प्रथम अपील की, वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई लंबे समय तक, तो सीधा हाईकोर्ट चला गया, रीट कर दी, और हाईकोर्ट जज ने बजाय ये कहने के कि ये सारा मामला आरटीआई एक्ट पे गवर्न होता है, इसमें ये निर्धारित प्रक्रिया है, आपको सूचना आयोग में द्वितीय अपील करना चाहिए और वहां न्याय न मिले तो फिर कोर्ट आना चाहिए, ये सही तरीका होता है। पर इसकी बजाय हाईकोर्ट के जज ने उस रिट पर सीधे प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश जारी कर दिया कि इसकी अपील का निराकरण 1 महीने में कर दिया जाए। ऐसा भी हुआ है बाबा। वो कभी कभी हो जाता है सर। शुरुआत दौर था जब आप सूचना आयुक्त थे तो आरटीआई एक्ट भी सेसो काल में था, लेकिन अब इस तरह के मामले जनरली हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। कोर्ट ये कहती है कि आप द्वितीय अपील करें और द्वितीय अपील के बाद आयोग का जब निर्णय हो तब आप आए। अमोल पाटिल जी का प्रश्न है। अमोल पाटिल जी, आप प्रश्न करें, संक्षेप में प्रश्न करें आप। नमस्कार सर। प्रश्न करिए। नमस्कार। सचिन जी से मेरा एक सवाल है सर। हाँ, अभी जो आपने बताया है लोकायुक्त की तरफ जो कंप्लेंटेंट, उसका कुछ फॉर्मेट वगैरह हो तो अगर ग्रुप में शेयर कर सके तो बहुत अच्छा होगा सर, क्योंकि ज्यादातर जो फर्स्ट अपील अधिकारी या जन माहिती अधिकारी है माहिती देते ही नहीं है, खास तौर पे जो ग्राम पंचायत है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा तौर पर करप्शन होता है, वो माहिती देती नहीं है। फर्स्ट अपील में भी गए तो भी देते नहीं है। अभी मैंने जैसे कुछ 10-15 अपील की हुए, अभी तक मेरे को कुछ निर्णय नहीं आया है। तो मेरा एक सवाल है, जैसे फर्स्ट अपील की है लेकिन वो लेडीज होने के कारण हमने कुछ आयुक्त की तरफ दाखिल नहीं किए हैं, तो उसका पहले वाला जो डिटेल्स है वो देके अगर आयुक्त के पास में जाते हैं तो कुछ और हो सकता है कि उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये जानबूझकर डिटेल्स देते नहीं है। सचिन सर, 3 हिस्से हमने आपको बताए। पहला हिस्सा पब्लिक सर्वेंट के बारे में आपको जानकारी दे दी है, तो वो आपको आसानी से आरटीआई से मिल जाएगी, उसको कोई मना नहीं करता, दे देते हैं। दूसरा हिस्सा जो रेगुलेशन होते हैं, जो योजना जिस योजना के तहत काम चल रहा है उस योजना को विनियमित करने वाले जो नियम होते हैं वो आपको जानने जरूरी होते हैं, तो वो आपको संबंधित विभाग के पोर्टल पर जाएंगे और अलग अलग योजनाओं के नियम आपको मिल जाएंगे। तीसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा मुश्किल है और उसी में दिक्कत आती है जब आप मांगते हैं कि इस ग्राम पंचायत को कितना पैसा अलॉट हुआ है, इस ग्राम पंचायत में कितनी राशि कम निकाली गई है, ये आप मांगते हैं। तो यदि आप ये पा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको एस्टिमेटेड लग रहा है कि इतना पैसा, वो अमूमन यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वर्बल भी पता चल जाता है। तो यदि आप एस्टिमेटेड भी बता दें कि ये 5 लाख रुपए इस रोड का आहित हुआ, हो सकता है 3,90,000 हुआ हो, पर यदि आप एस्टिमेटेड भी बता दें तो उसमें भी काम हो जाता है। नहीं, ये दिक्कत नहीं सर, वो तो ऑनलाइन पोर्टल में समझ गया। इनका एक प्रश्न और था अमोल जी, मैं समझ गया। अमोल जी ये चाह रहे हैं कि अगर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है लोकायुक्त की तरफ से शिकायत करने का, फॉर्मेट में वही 3-4 बिंदु है जो बिंदु है, तो अब हर शिकायत के लिए नियमावली अलग होगी, हर शिकायत के लिए पदी दायित्व अलग होंगे, हर शिकायत के लिए आयरन संवितरण अधिकारी होगा, तो वो तो आपको हर शिकायत के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। बाकी इन्हीं 3 बिंदुओं पर शिकायत करनी है आपको, पब्लिक सर्वेंट, नियमावली और उसका दुरुपयोग। हाँ जी, महाराष्ट्र में ऐसे सेवा हमी कायदा करके एक है भी। और दूसरी चीज मेरा ये कहना था सर, जैसे कोई जनमाहिती अधिकारी है, उसके मैंने फर्स्ट अपील के 10-15 अर्जी उसने दिया ही नहीं, आंसर ही नहीं दिया है। उसके बाद में मेरे पास में आरटीआई से जनमाहिती ये भी निकले है, ग्राम पंचायत के जो सचिव है जब उनकी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, तो उनके जो डिटेल्स रहते हैं, जो ग्राम पंचायत का जो भी प्रभार रहता है देने का लेने का, तो उनका मैंने लगभग 5 साल से एक में ने दिया नहीं। वो आदेश देने के बाद में अब तक भी मिला नहीं है, तो वो तीनों की तरफ एफआईआर दाखिल कर सकते हैं क्या? इनका कहना यह है सचिन जी कि अगर सूचना के अधिकार के तहत सूचना आयोग के निर्देश के उपरांत भी जानकारी नहीं मिल रही है तो क्या एफआईआर किया जा सकता है, ये इनका प्रश्न है। देखिए, एफआईआर करना ना करना तो एजेंसी का काम है, लिखना ना लिखना नहीं, वो बात नहीं है। ये ऐसा इनका प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न इनका ये है कि अगर सूचना आयोग ने कह दिया कि आपको पर्टिकुलर, या कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कह दिया कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए, इसके उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो क्या ये आईपीसी के किसी प्रोविजन के तहत अपराध है और क्या इसके लिए एफआईआर किया जा सकता है या नहीं, ऐसा इनका प्रश्न है। एफआईआर अब इस पर स्पेसिफिक तो नहीं है, कोई अपराध नहीं बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी ना करे तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। कुछ अपराधों के संबंध में है तो 166A बताता है,
तो आईपीसी के ही कुछ अपराधों की बात करता है कि यदि इन अपराधों का ऑफेंस हुआ, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो एफआईआर कायम की जा सकती है। मैं आत्मदीप सर से इस विषय में मार्गदर्शन चाहूंगा। आत्मदीप सर। नित्यानंद जी, ये आपके वकीलों के क्षेत्राधिकार का मामला है। एक विषय में अभी हम लोगों की मीटिंग हुई थी। 5 साल रहे तब तक ऐसा एक भी प्रकरण नहीं आया जिसमें इस तरह का कोई मुद्दा उठा हो। लेकिन अपने वेबिनार से जो बाकी साथी जुड़े हैं, लीगल ऐप जो चला रहे हैं, ताराचंद जी, जहांगीर हमारे, हाँ जी बिल्कुल आत्मदीप सर हमारे बीच में ताराचंद जी भी शायद है। ताराचंद जी हैं क्या? वकीली अधिकारी के खिलाफ भी, लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ भी, और उनका न्यायालय ने संज्ञान भी लिया है। हालांकि अभी तक हमें ये पता नहीं लगा है कि उस एफआईआर का परिणाम, अंतिम परिणाम क्या सामने है, ये भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन ताराचंद जी ने बताया था कि इस विषय में उन्होंने एफआईआर की है, कोर्ट ने इंटरटेन भी किया है। उस विषय में अमोल जी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। एग्जैक्टली सर, इसीलिए करो, जब तक इनके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं होंगी, सजा मिलेंगी नहीं, तब तक जनमत अधिकारी जो है ये जो काम कर रहे हैं ये करना बंद कर देंगे, और इससे हमको माहिती मिल सकती है और करप्शन को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन है सर, सॉरी डिस्टर्ब करो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जब नौकरी पे लगता है, मतलब सर्विस पे लगता है, उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। मतलब वो जो कास्ट सर्टिफिकेट्स रहते हैं उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। हम जब उनको आरटीआई के अंतर्गत माहिती मांगते हैं तो वो सीधा सीधा उनका कहना था कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक से पैसा लेता है, मतलब पब्लिक के पैसे से ही उनको सैलरी मिलते हैं, तो इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकती। तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, उनके डॉक्यूमेंट्स? चलिए ठीक है। अब इस विषय में राहुल सर होते तो आपको एक इनका बड़ा सटीक उत्तर रहता है कि जिन दस्तावेजों के आधार पे आपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है, आप तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, वो सारी जानकारियां आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। वो व्यक्तिगत जानकारियां नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाइज डिफर करता है। कई इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इस तरह की जानकारियां सार्वजनिक करने के लिए कहते हैं, और नियमतः करनी भी चाहिए। जिन एजुकेशनल रिकॉर्ड्स और कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे आप गवर्नमेंट जॉब पाए हुए हैं, तो आपको वो जानकारी सार्वजनिक मिलनी चाहिए, आपको जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन कई जगह इस तरह नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब उस विषय में आत्मदीप सर कुछ कहेंगे आप? आत्मदीप सर। ये क्रिस्टल क्लियर है कि जिन भी कामों पे लोक धन खर्च होता है वो सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लोग, सर मैं क्षमा चाहूंगा, लोक धन के संबंध में नहीं है। जो पब्लिक जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, जिनके द्वारा लोग गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं, और इसके बाद प्राइवेट डॉक्यूमेंट कह के और डिनायल होता है सेक्शन 8 में, उसके विषय में उनका प्रश्न था अमोल जी। हम बात को वहीं ले जा रहे हैं जहां आप लिखित कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पे लोक धन खर्च होता है, इसलिए जनता को ये जानने का पूरा कानूनी अधिकार है, सूचना के अधिकार के तहत भी और इसके अलावा भी, कि उन लोक सेवकों को किन दस्तावेजों के आधार पर, किन योग्यता प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति दी गई, उनको क्या वेतन मानदेय दिया जा रहा है, उनको क्या काम सौंपा गया है। ये सब जानकारी हर नागरिक को भारत के प्राप्त करने का अधिकार है। और कई लोगों ने इस सूचना के अधिकार के जरिए इस तरह की जानकारी प्राप्त की है। जैसा अभी प्रश्नकर्ता ने कहा, गलत जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाली, वो आरटीआई में सामने आया और उन लोगों को बर्खास्त किया गया। ऐसी कई अवैध ढंग से नियुक्तियां पाई गई लोगों द्वारा, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनसे रिकवरी निकाली गई है। आरटीआई का कमाल है। तो ये स्पष्ट है। आप सर्विस बुक भी मांग सकते हैं, केवल सर्विस बुक का वो हिस्सा आप नहीं मांग सकते जिसमें उसकी अंगूठा निशानी है और जिसमें उसने किसी को अपना नॉमिनी, उत्तराधिकारी नामांकित किया हुआ। उसको छोड़ के बाकी सर्विस बुक में कुछ भी गोपनीय नहीं होता, वो भी दी जा सकती है। और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जिनके आधार पर नौकरी पाई, फिटनेस सर्टिफिकेट, कोई और अनुभव प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जितने भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स वगैरह हैं जिनके जो उसकी नियुक्ति का आधार, उसके चयन का आधार बने हैं, उन सबकी जानकारी 100% सार्वजनिक किए जाने योग्य है। वो धारा 2 के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आती है। हमारे सामने इस तरह का कई मामले आए, जिनमें से एक सबसे बड़ा मामला आया था विदिशा के कलेक्टर की
वो प्रमाण पत्रों की एक पत्रकार ने जानकारी मांगी थी, जिनके आधार पर उनको नियुक्ति दी गई। अनिल सुचारी वहाँ कलेक्टर थे विदिशा के। उनको जानकारी नहीं दी गई कि ये धारा 11 के तहत परपक्ष उसमें आती है, और परपक्ष ने इनकार कर दिया है। प्रथम अपील जीएडी जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जो सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग है, नोडल एजेंसी है, उसकी सचिव प्रथम अपीली अधिकारी आईएएस ऑफिसर वो थी अनुभा श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से उनका नाम था, जो बाद में कलेक्टर भी बनी। उनके सामने प्रथम अपील आई, उन्होंने उस पर कोई प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश को ही मान्य कर दिया। जब हमारी कोर्ट में वो मामला आया तो हमने दोनों के आदेश खारिज किए, लोक सूचना अधिकारी अपीली अधिकारी के, और जीएडी को डांट भी लगाई कि आप तो दूसरे विभागों को मार्गदर्शन देने वाला विभाग है आरटीआई के बारे में, और आप ही इतनी ब्लंडर कर रहे हैं कि जहां जनता के धन पे के खर्च से जिस सरकारी नौकर का परिवार पल रहा है, उसको नौकरी मिली है जनता के धन से, पारिश्रमिक पा रहा है वो, और उसकी किन प्रमाण पत्रों पर योग्यता उसको दी गई है आप नहीं बताना चाह रहे हैं। ये व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता, थर्ड पार्टी की श्रेणी में भी नहीं आता, इसमें धारा 11 लागू ही नहीं होती। धारा 2 के तहत ये सरासर सार्वजनिक किए जाने योग्य दस्तावेज है। बल्कि आप देखेंगे अब तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि सूचना के अधिकार कानून का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि नियुक्तियों और चयन में पूरी पारदर्शिता हो, कोई भ्रष्टाचार गड़बड़ी न हो, भाई भतीजवाद न हो, इसलिए भी ये नियुक्ति संबंधी सारे दस्तावेज आरटीआई के तहत देने योग्य हैं। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग और कई राज्य लोक सेवा आयोग अब जिनका भी अच्छी ऊपर की नौकरियों के लिए चयनित करते हैं, उन सबके मार्क्स उन्होंने किस इंटरव्यू में, लिखित परीक्षा में किसने कितने अंक प्राप्त किए, किस आधार पर चयन हुआ, किस आधार पर मेरिट बनी, सब वेबसाइट पे सार्वजनिक करते हैं। सो मोटो सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपकी। सर आप बताएं। प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरटीआई के तहत आप कॉपी मांगिए नहीं मिलती जी। वो केवल आपको बुला के आपकी पेन कॉपी बाहर रखा लेंगे, और कोई अन्य साधन अंदर आप नहीं ले जा सकते, इवन पुराने पेपर भी नहीं ले जा सकते, और आप वहां जाके केवल अपनी कॉपी एक साथ 6 पेपर देख के चले आइए, बस इतना सुविधा देता है। नहीं तो सर वो गलत है। आरटीआई के तहत अगर उसकी अपील और शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी सर, ऐसा नहीं। पिछले 7 सालों से यही व्यवस्था लागू हुआ। चयन परीक्षा या भर्ती परीक्षा या एकेडमिक एग्जाम की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका यानी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति पाने का अधिकार हर परीक्षार्थी को है, थर्ड पार्टी को नहीं। मैं ही पीड़ित हूं सर। और इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आदित्य बंदोपाध्याय केस में और भी मामलों में पूरी तरह की जाती है। सर आप दूसरे की उत्तर पुस्तिका की मांग सकते, खुद की मांग सकते, और वो देनी पड़ेगी। मैं सर 2016 पीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री बना था मैं स्वयं, और मैंने अपनी ही उत्तर पुस्तिका मांगी है। मेरी उत्तर पुस्तिका में पहले एग्जामिनर ने जिन क्वेश्चन में 3 नंबर दिया है, दूसरे एग्जामिनर ने उसको काट के 0 कर दिया, 11 नंबर मेरे माइनस किए गए। एक क्वेश्चन 6 नंबर का राइट का निशान लगा है, उसमें अंक देना भूल गए, और मैंने अपनी कॉपी मांगी, मुझे नहीं दी गई। मेरे पास अभी भी आरटीआई की स्लिप है, हाई कोर्ट में प्रकरण भी दर्ज है। वो आयोग में गए सर आप? आयोग में उसकी शिकायत? अरे हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं किया। नहीं तो हाई कोर्ट में तो आप गए, उस मूल्यांकन जो गलत प्रक्रिया हुई उसके लिए गए, क्या आपने आपको जानकारी नहीं? अच्छा, आपको फोटो कॉपी मिली ना उसकी? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं, केवल अवलोकन कराते हैं। तो उसके खिलाफ आप गए आयोग के पास उस विषय को लेके? नहीं, मैं तो नहीं गया, लेकिन एक आदमी पीड़ित नहीं है, पूरा परीक्षार्थी पीड़ित है। अरे अभी सर नहीं हो रहा, हाल का ही राहुल सिंह सर का निर्णय है। राहुल सिंह सर ने भी 5-7 दिन पहले ही निर्णय दिया है। तो वो निर्णय स्कूलों के लिए आया है, एपीएस यूनिवर्सिटी के लिए आया है। आयोग कहाँ लिखा उसमें? ठीक है, तो आयोग का जब प्रकरण जाएगा तो निश्चित तौर पर आयोग के भी मामले में इस तरह का आदेश होगा।
क्योंकि कानून सेटल है सर उस विषय में। नहीं, लेकिन यूपीएससी का जो मामला है ये केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाएगा। जब आप इसकी आरटीआई के बाद, यूपीएससी का नहीं है, यूपीएससी का नहीं है, एमपीपीएससी का। अच्छा, एमपीपीएससी का है। हाँ, तो फिर इसमें आप जरूर समय रहते, अभी राहुल सिंह जी हैं, अभी आप रीवा से एक आरटीआई लगा दीजिए, जल्दी ही लगा दीजिए, और एक लैंडमार्क डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो हम अपेक्षा भी नहीं करेंगे कि कोई अच्छा निर्णय हो पाएगा। तो कम से कम अभी आप समय रहते एक आरटीआई लगा दीजिए। आत्मदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। आत्मदीप सर बात देखिए, बोले। जो उत्तम भाई जी भी बता रहे हैं, इससे मिलता जुलता एक केस अभी ताजा आया है सीबीएसई से जुड़ा। एक परीक्षार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति मांगी, तो जैसा सीबीएसई करता आया उसको भी लिखित में दिया कि आपको उत्तर पुस्तिका की प्रति नहीं दी जा सकती आपकी, आप केवल उसका अवलोकन कर सकते हैं। वो व्यक्ति ने फिर आरटीआई लगाई और वो केंद्रीय सूचना आयोग में उसकी सेकंड अपील पहुंची। वहां केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया कि इस परीक्षार्थी स्वयं की जांची हुई उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है, इसका आरटीआई में उसको अधिकार है, और ये मानवाधिकार भी है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत भी उसका हक है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस अधिकार की बार बार पुष्टि कर सकता है, आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये सीबीएसई ने भी अब उसको कंप्लेन किया है। दूसरा, जो नित्यानंद जी आप माननीय राहुल जी के ताजा आदेश की बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तर पुस्तिका का ही है ना, वो यूनिवर्सिटी वाला उत्तर पुस्तिका का सर, वो ऐसा एक केस हमारे सामने आया था, उसमें उज्जैन विश्वविद्यालय के बारे में था, विक्रम विश्वविद्यालय। तो वहां के लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी ने परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका की प्रति देने से मना कर दिया, और हमारी कोर्ट में जब मामला आया तो उन्होंने आके बताया कि साहब, ये राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं सारे विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च प्रमुख, उनकी अध्यक्षता में सब कुलपतियों की बैठक हुई थी। उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें लिखा गया है कि परीक्षार्थी को उसकी उत्तर पुस्तिका का केवल अवलोकन कराया जा सकेगा, प्रमाणित प्रतिलिपि आंसर शीट की नहीं दी जाएगी। इस कारण हम देने से मना कर रहे हैं। तो उसमें हमने आदेश पारित किया था कि आरटीआई एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है, सर्वोपरि प्रभाव रखता है, बाकी किसी भी दूसरे कानून या नियम में आरटीआई के प्रावधान से अलग कोई प्रावधान है तो वो मान्य नहीं होगा। आरटीआई के प्रावधान उसको सुपरसीड करेंगे, और आरटीआई के तहत ये उत्तर पुस्तिका की प्रति देना बिल्कुल वैधानिक है, तो ये दी जानी चाहिए, और आपके उस विश्वविद्यालय के नियम में भी संशोधन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्रतियां देना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी कई यूनिवर्सिटी अभी भी मना कर रही है। इसीलिए राहुल सिंह जी को यहाँ मंत्रालय में बैठने वाले उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देना पड़ा है कि आप सब जगह सर्कुलर जारी करें कि उत्तर पुस्तिका की कॉपी दें। चलिए, धन्यवाद सर। ये गैर कानूनी हरकत उच्च शिक्षा संस्थान में हमारे यहाँ अभी तक चल रही, जिनको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अच्छी तरह पता है, उसके बावजूद ये आदित्य बंदोपाध्याय में जो पॉलिसी है, जो रूल है सर, वो बड़े क्लियर बनाए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कॉन्सेप्ट को वो किया है, एलैबोरेट किया है। अमोल पाटिल जी का प्रश्न हो चुका है। हितेंद्र शर्मा जी, आप प्रश्न करें। देखिए नित्यानंद जी, वो आदित्य बंदोपाध्याय का जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया आंसर शीट को लेके, उसमें सीबीएसई ही के ही खिलाफ केस था, वो मालूम है, और उसी ने अभी भी 2021 में भी मना किया है कि हम कॉपी नहीं देंगे, अवलोकन करा। और हितेंद्र शर्मा जी, आप प्रश्न करें, संक्षेप में प्रश्न करिएगा। संक्षेप, बहुत ही संक्षेप है, और ऐसा ज्वलंत प्रश्न है कि सभी लोगों को उसमें मैं ध्यान चाहूंगा, क्योंकि सभी समाज और राष्ट्र के जिम्मेवार व्यक्ति हैं। आदरणीय उत्तम सर और सचिन सर जिस तरह से प्रस्तुतिकरण दिए हैं, ऐसा लगता है कि वास्तव में इन लोगों की तो सार्वजनिक मंच में भी अब जरूरत हो गई है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आरटीआई और जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या संगठन को ध्वस्त करने के लिए इसकी उपयोगिता बच गई है? जैसे जब कभी भी कोई पुलिस वैसे भी संविधान में भी अविश्वसनीय संस्था है, फिर भी सारा दारोमदार पुलिस पे है। कोई घटना होती है, उसको लेकर के उग्र आंदोलन और इस तरह के होते हैं, और उसमें ऐसा लिखा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, क्या आरटीआई या कोई ऐसा कानून भी है जो उनकी भी रक्षा करेगी? बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन। समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया शर्मा जी। सर उत्तर दें। दरअसल सीमाएं राज्य के लिए भी हैं और नागरिकों के लिए भी। दुर्भाग्य यह है
कि राज्य की सीमाएं यदि पारण नहीं हो पा रही हैं तो संस्थाएं बनी हुई है, लेकिन यदि नागरिक बेलगाम हो जाए तो उन पर कार्रवाई इस समय नहीं की जा रही है। उसका कारण वोट बैंक की राजनीति है और राजनीतिक दलों का अलग अलग समाज के लिए वोट बैंक के आधार पर अलग अलग मानक को मानने का। दरअसल वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आर्टिकल 19 में ही लिखा है प्रतिबंध कि अगर आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हो, अगर आपका कथन राष्ट्र की सुरक्षा के अगेंस्ट है, अगर आपका कथन मोरलिटी के अगेंस्ट है, अगर आपका कथन शिष्टाचार के अगेंस्ट है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मैंने कहा ना कि कार्रवाई हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक वर्ग जो दूसरे के खिलाफ जहर बो रहा है वो किसी न किसी एक पार्टी का वोट बैंक, तो जब वो उसके जिसका वोट बैंक है वो उसके पीछे खड़ा है। ये लोकतंत्र का नकारात्मक पहलू है जो शासन व्यवस्था को चाटने में लगा हुआ है, लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा वो क्योंकि हमें तो केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। राष्ट्र कहां जा रहा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो संविधान उसे सुरक्षा नहीं दे रहा है। हमारी कलुषित मानसिकता, हमारी स्वार्थपरक राजनीति उसे संरक्षण दे रही है। संविधान तो कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि उसकी कोई सीमा ही निर्धारित नहीं है, संविधान ने सीमाएं निर्धारित की। थैंक यू। और कुछ ऐड चाहिए? हाँ सचिन जी। हितेंद्र नाथ शर्मा जी लोकायुक्त के वरिष्ठ निरीक्षक रहे हैं और उनका अनुभव का लाभ हम लोगों को भी मिला है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसके पीछे कई सारी मजबूरियां हैं, जैसे कि जो व्यक्ति मिथ्या शिकायत करता, मिथ्या शिकायत किया, एक व्यक्ति ने पुलिस में आकर रंजिशवश किया या पॉलिटिकल रीजन से किया, बाद में जब न्यायालय में मामला जाता है तो न्यायालय के पास इतना एक्सेस बर्डन है कि वो जो शिकायत आई है उसी का निपटान नहीं कर पा रहा और मिथ्या शिकायत पर तो काम करने का उसका मनोदशा ही नहीं रह गई है। तो ओवरबर्डन जो मामले हैं उसके कारण भी कई बार जो गलत सूचनाएं देते हैं अदालतों को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। सिर्फ उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि एक्सेस बर्डन अदालतों के ऊपर। अभी एक 2017 या 18 में एक सर्कुलर आया था, एमपी हाईकोर्ट का मेमोरेंडम आया था कि उसमें जो लोग जमानत लेके चले जाते हैं, जमानतदार आते हैं, उन्होंने अपनी गारंटी पर एक एक्यूज्ड को छुड़वाया, उसके खिलाफ 446 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होती है। तो हाईकोर्ट ने पाया था कि इतनी ज्यादा 446 की प्रोसीडिंग पेंडिंग है कि जो मूल अपराध है उन पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हाईकोर्ट ने कहा था सारी विड्रा कर लीजिए। तो एक्सेस बर्डन है अब उससे क्या होता है कि जो लोग ये दुरुपयोग करते हैं कानूनों का, उनके खिलाफ कार्रवाई करना रह जाती है और उससे उनको मोटिवेशन मिलता है और संबल मिलता है। तो एक एक्सेस बर्डन भी एक कारण रहा इसके पीछे। इस विषय पर थोड़ा सा हम भी जोड़ना चाहेंगे। हालांकि पुलिस का पक्ष आप लोगों ने अच्छे से लिया, हितेंद्र शर्मा जी ने जो प्रश्न किया वो सही है, लेकिन हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जनता प्रताड़ित होकर के पुलिस विभाग की शिकायत करती है। और क्योंकि पुलिस सीधे ऐसी जुड़ी हुई है जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है और पुलिस का कोई भी प्रकरण सीधे प्रोसिक्यूशन की तरफ धकेल देता है किसी भी व्यक्ति को। मतलब हर विभाग की शिकायतों को और कुछ तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें यदि पुलिस में प्रकरण दर्ज होता है तो मतलब आपको न्यायालय में ही जाकर के ठहरना पड़ता है। आपकी गलत तरीके से गिरफ्तारी हो सकती है, आपको समाज में बहुत ज्यादा इसका वो भुगतना पड़ सकता है। तो भले ही मैं पुलिस की व्यवस्था को इनकी समझ रहा हूँ, तो ये कहें कि जनता नहीं बल्कि राजनेता ये कहें कि ये जो विधायिका है वो इनका गलत उपयोग कर रही है, न केवल इस पुलिस की बल्कि सीबीआई की या हर तरह से जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका गलत उपयोग कर रही है। तो इसके लिए वो उसको जिम्मेदार ठहराएं, आम जनता को नहीं। मुझे लगता है कि पुलिस अभी भी जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है और पुलिस को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, चाहे यह नेताओं के हाथ की कठपुतली है या सरकार की कठपुतली है। ये व्यवस्थाएं सुधारना है, जिनको आवाज उठाना है तो इनको सरकार के विरुद्ध भी उठानी चाहिए, नेताओं के विरुद्ध उठानी चाहिए। आम जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आम जनता पुलिस से बहुत प्रताड़ित है। यदि एक सिंपल सी FIR दर्ज करवानी होती है तो आप देख लीजिए, आप मतलब ये कहने की बात नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि एक सिंपल सी FIR दर्ज नहीं हो सकती बिना सिफारिशों के, बिना किसी बड़े नेता या बड़े आदमी के हस्तक्षेप से। तो वो उस आदमी के पास क्या बचता है? जब आप उसको उतना प्रताड़ित करें तो आपके ऊपर वो शिकायत करेगा। वो ये कहेगा कि भैया FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, हमसे पैसे की मांग कर रहे हैं। और पैसे वैसे की मांग करना तो आम बात है, वो तो एक तरह से
मतलब शिष्टाचार बन गया है, मतलब बिना पैसे दिए तो आप FIR दर्ज ही नहीं करवा सकते थानों में, और जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी FIR दर्ज करवा देता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें जनता का जो मतलब स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लिखती है, सोशल मीडिया में लिखती है, कहीं बोलती है पुलिस के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, तो उसका वो अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए मेरे ख्याल से। उसमें कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है कि IT एक्ट वगैरह वो जो उसने हटा दिया है, तो इसीलिए हटा दिया है। यहाँ तो लोग चाह रहे हैं, सरकारें तो ये चाह रही है कि जनता बिल्कुल फेसबुक में लिखना बंद कर दे, ट्विटर में लिखना। जनता के पास सिर्फ लिखने के अलावा और क्या है, क्या बचा हुआ है? कम से कम उसकी भड़ास निकालने के लिए एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो उसको निकालने दीजिए। धन्यवाद। स्नेहलता जी, भड़ास में गाली नहीं लिखी जा सकती ना सर? नित्यानंद सर, नहीं, गाली उत्तम जी गाली नहीं लिखते हैं, गाली जो लिखते हैं वो गलत है। लिखते हैं। हाँ, तो इतना आप शब्द लिखते हैं, देखिए उसके विरुद्ध होनी चाहिए। सामान्य जनता को आप किसी के खिलाफ कुछ भी लिखने की, कुछ भी अभद्र टिप्पणी करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते, और अगर आप मर्यादाओं का तो ये हानिकारक होगा। सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। गाली फुद्दा ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं है, ये लिखना तो बिल्कुल ही उचित नहीं है, गैर संवैधानिक है। इसके हम बिल्कुल शिकायत आप खूब करिए, शिकायत करने से शिकायत करिए, लेकिन वो और देश की शिकायत निवारण व्यवस्था एक एक करके देश की शिकायत निवारण व्यवस्था दुरुस्त हो, भाषा का पालन करते हुए जी देश की जो चरमराई हुई शिकायत निवारण व्यवस्था है, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम, इसको ठीक किया जाए, शिकायतों का सही समयबद्ध तरीके से निवारण किया जाए। जब शिकायतों का निवारण होगा तो शिकायतें बढ़ेगी ही नहीं, और फिर सब दुरुस्त हो जाएगा। जी शिवानंद जी, सभी लोग सहमत थे इस विषय से कि आर्टिकल 19 का जहां हमारे पास अधिकार है, तो जो उसके निर्बंधन है उसके तहत ही हमको उन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमको कुछ राइट्स मिले हैं तो हमारी ड्यूटीज भी है, तो निश्चित तौर पर कोई भी अधिकार अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। जब अनलिमिटेड हो जाता है अधिकार, तो वहां पे फिर समस्याएं आती हैं, अराजकता बढ़ती है। मैं स्नेहलता जी का प्रश्न ले लेता हूँ। स्नेहलता जी, प्रश्न करें आप। स्नेहलता, महेंद्र गुप्ता जी आप प्रश्न करें। महेंद्र गुप्ता जी प्रश्न करें। सर मैं 5 मिनट बात करूंगा, खाना खा रहा हूँ। अरे ठीक है सर, स्नेहलता जी प्रश्न करें अपना। जी सर, गवर्नमेंट बॉडी काम कराने के बाद पेमेंट नहीं करती तो इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी? और कार्य किए जाने के बाद अगर पेमेंट नहीं होती तो क्या ये मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा? देखिए, इसके लिए निश्चित तौर पर अगर आपका भुगतान नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए सिविल रेमेडीज हैं, आप उसके लिए सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकती हैं। जी, और सर कहाँ की जाएगी वैसे? क्या शिकायत कहाँ की जाएगी? जैसे सिविल सूट के अलावा नॉर्मली अब आप उस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को आप उसकी शिकायत कर सकती हैं। ओके सर। अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो फिर सिविल कोर्ट है, रेड कोर्ट में भी, आप हाई कोर्ट में भी जा सकती हैं। मुकेश जी आप प्रश्न करें। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। आप सूक्ष्मता से प्रश्न करिएगा। कि लाइफ एंड लिबर्टी की कोई RTI लगाई है हमने, हाँ, और लोक सूचना अधिकारी ने उसका निस्तारण 48 आवर्स में कर दिया, सूचना देने से डिनाई करते हुए। फिर हमने वो फर्स्ट अपील संसित की, फर्स्ट अपील अधिकारी ने भी 48 घंटे में हमारी अपील को खारिज करके निस्तारित कर दिया। अब हमने सेकंड अपील आयोग में लगाई, तो आयोग में वहाँ 25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसको न तो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भी आवश्यक, उसमें क्या करना चाहिए? अब इस विषय में आत्मदीप सर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आत्मदीप सर आप अनम्यूट कर लें। यस सर। आपके संभाग के प्रभारी जो भी सूचना आयुक्त हैं, उनसे आपको टेलीफोन पर संपर्क करके अपनी अपील के बारे में बताना चाहिए कि ये उस धारा से संबंधित मामला है, इसमें तुरंत इसका निराकरण आवश्यक है, इसलिए इसको प्रायोरिटी से ले लें। ये अलग से आप उनको मेंशन करेंगे तो ही आपकी फटाफट सुनवाई हो पाएगी, नहीं तो हम सूचना आयोग में रहते हुए हमने देखा है कि आमतौर पर अपील या शिकायत के रजिस्ट्रेशन में ही लगभग 1 महीना लग जाता है। दूसरा, सूचना आयोग में आवक जावक शाखा में सारी डाक खुलती है, वहाँ
लिपिक वर्ग के कर्मचारी डाक खोल के जिस संभाग से संबंधित सूचना आयुक्त से जुड़ी वो डाक होती है उनके रीडर के पास भेज देते हैं, और रीडर बैठ के कंप्यूटर पे सीधा बारी बारी से उनको उठा के और अपना रजिस्ट्रेशन करता जाता है। वो बिल्कुल भी अपील को पढ़ता ही नहीं है कि 48 घंटे वाली कोई जानकारी है तो इसको मैं प्रायोरिटी से अलग रखूं और साहब के सामने पेश करूं, कमिश्नर साहब के सामने। वो रूटीन में अपना करते हैं। किसी ने जरूरी चीजें नहीं है तो भी वो रजिस्टर कर लेगा, और उसका नतीजा होता है कि साल 2 साल बाद जब सुनवाई का नंबर आएगा तब उसकी अपील खारिज हो जाती है कि इसमें शुल्क की 100 की जगह 50 रुपए लगाया या आरटीआई की कॉपी नहीं है। तो वो देखते नहीं है, स्क्रूटनिंग नहीं होती है अपील के रजिस्ट्रेशन से पहले, या जो भी डाक आती है सबसे पहले उसको पढ़ा जाना चाहिए, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी चाहिए, और 48 घंटे की जानकारी वाली चीजें तुरंत आयुक्त महोदय के सामने पेश करना चाहिए। हमने भी ये लेकुना महसूस किया था, तब से हमने अपने स्टाफ को तो आदेशित किया था कि आप पहले अपील पढ़ेंगे कि अगर वो 48 घंटे में जानकारी वाली सबसे पहले रखेंगे, या कोई किसी में कोर्ट का आदेश है कुछ है, इस तरह की कुछ प्राथमिकताएं तय करके अपने स्टाफ को बताई थी, पर सब लोग ऐसा करते नहीं है, इसलिए वो रूटीन में चली जाती है। आपको सुझाव दिया जा रहा है कि आपके जो भी प्रभारी सूचना आयुक्त है उनके ध्यान में ये मामला लाएं तो जल्दी सुनवाई हो जाए। तो ये प्रोसीजरल समस्या है मुकेश जी, और ये अमूमन देखने को हम सबको मिलता है। जैसी व्यवस्थाएं हाई कोर्ट या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती हैं कि रजिस्ट्री अलग होनी चाहिए और सुनवाई के लिए कोर्ट्स अलग होनी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट में अगर आपने हैवियस कॉर्पस लगाई है तो वो अन्य याचिकाओं से पहले सुनी जाएगी। मतलब अगर आज हैवियस कॉर्पस फाइल की है तो कल उसकी सुनवाई हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं है सूचना आयोग में भी होनी चाहिए कि अगर आपका 48 घंटे से संबंधित कुछ मामला है तो उसको अगले दिन सुनवाई पे आ जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सर ने भी कहा है, हम लोग भी इस विषय में आयोग को पत्र लिख के और मांग करें, ऐसा मैं आपसे भी आग्रह करूंगा। कुमार जी आप प्रश्न करें। कुमार, उनके सूचना आयुक्त को पत्र लिखा जाना चाहिए सबकी तरफ से। कुमार जी, मिस्टर कुमार आप प्रश्न करें। तो नितिन जी क्या मैं बोल सकता हूँ? अक्षय गोस्वामी बोल रहा था। हाँ बोल लीजिए, आप बोल रहे सर, बस संक्षेप में सर। ये कह रहा था जैसे अभी डिस्कस चल रहा था कि डीएम नहीं मानी, मतलब मैं टोटल कम टाइम लेते हुए अपनी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। डाटा निकाला ग्राम पंचायत के केस, 90 लाख का गबन है, 2 करोड़ 25 लाख की फंडिंग है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। मतलब ओवरऑल जैसे अभी कहा जा रहा था कि आप गवर्नर को कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, मैंने गवर्नर को कंप्लेंट फाइल की, गवर्नर ऑफिस डीएम को कार्रवाई के लिए आदेशित कर देता है। जब मैं आरटीआई लगा के डीएम ऑफिस से कंफर्म करता हूँ तो मेरी शिकायत पे वो मुझे जानकारी वो नहीं देते, जो करप्शन की मेरी कंप्लेंट थी मुझे जानकारी देते हैं किसी बंदे के ट्रांसफर से रिलेटेड, तो फाइल क्लोज कर देते हैं। अब मैं उसको रिमाइंडर भेजता हूँ डीएम को पैरेलल में दोबारा से कि इस डेट पे आपने गलत आख्या प्रस्तुत किया, कृपया मुझे बताएं। संवैधानिक मेरा हक बनता है कंप्लेनर होने के नाते, गवर्नर ऑफिस का ये आदेश है, सीएम ऑफिस का ये आदेश है, विजिलेंस का ये आदेश है, पीएम ऑफिस की ये ऑर्डर है, तो आपने क्या कार्रवाई की? तो अब मेरे को कल एक लेटर मिलता है, उसमें मुझे ये डिमांड की जाती है कि आप हमें एमडी प्रोवाइड कराएं और टोटल जो भी काम की हमने लिख दिया इस टाइम से इस टाइम तक जो काम हुए उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। अब वो हमसे एमडी मांगते हैं और टोटल डिटेल्स मांगते हैं फंडिंग की, जबकि जिस ऑफिसर ने मुझे लेटर लिखा उसके पास मेरी 6 आरटीआई पेंडिंग है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डीएम ऑफिस के 6 लेटर उसको रिलीज करे हुए कि आप इनको कार्रवाई करो, जानकारी दो। तो इस केस में क्या करना चाहिए? ना तो सीएम ऑफिस बचा, ना पीएम ऑफिस बचा, ना गवर्नर, सबको कंप्लेंट कर चुके ये ऑफिसर। भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको छुपा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप जरा मुझे बताइए। और रही एसआईसी की बात, कमीशन की बात, कमीशन में भी एक केस को लेके सेम पीआईओ को 4 बार नोटिस इशू हो गए, 2 साल केस हो गए, 16 केस मेरे एसआईसी में, जिनपे 4 सेम पीआईओ पे 12 4 के 16 नोटिस हो गए, लेकिन आज तक कमिश्नर साहब ऑर्डर नहीं पारित करते हैं। इसका विकल्प तो सर हाई कोर्ट ही है, इसके अलावा कहना भी उचित नहीं है। बड़ा उलझा मामला है सर, इसके लिए हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा आपको। नहीं तो सर फिर फंडामेंटल राइट्स कहाँ रह गए? अब उसका वायलेशन है, इसीलिए हाई कोर्ट जाइए उस विषय को लेके। टोटल लगा दें उसको तो सर, मैं तो अगर इकट्ठा करके लगाऊंगा जो मेरी करस्पॉन्डेंस है वो भी कम से कम 200 से 300 पेज बैठ जाएंगे।
जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको लगाइए, first सारी of all, चीजें लगाना जरूरी नहीं है। may I interrupt in this very particular matter? हाँ, First yes, of all, yes. good afternoon, everybody. The main concern is that as I have gone through, many of the people are suffering from the same agony. Whenever we talk in context of the fundamental right, that is the purpose for which Article 226 is over there, and that is the purpose for which Article 32 is there, that is for the constitutional remedy. Now and again and always the people had been asking about the constitutional remedy. Whenever you talk in context of the fundamental rights, we all need to know one thing. एक चीज सभी लोगों को समझना चाहिए कि आप fundamental rights, what is the fundamental right? That is the most essential and integral part of our constitution. And for that very purpose, to protect that very particular thing, one thing has been established. That thing is the read petition. What do you understand by the meaning of the read petition? Read petition से आप क्या समझते हैं ये आप पहले समझे. It is considered to be the परमा आदेश. इसका मतलब ही होता है परमा आदेश, परम आदेश. It allows, Article 226 allows any high court to pass any order which appears to him that it is a violation of fundamental rights. Whereas when we go to Supreme Court under Article 32, its matter should only be relevant with the violation of fundamental rights. Apart from that, we cannot approach or go to Supreme Court. आप समझे? अगर कहीं भी आपको न्याय न मिले तभी आप 226 लगा सकते हैं, 226 में जाके परमा आदेश पा सकते हैं, लेकिन परमा आदेश में भी आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध परमा आदेश हासिल नहीं कर सकते हैं. ये जरूरी हो कि कोई संस्था हो तभी आप परमा आदेश हासिल कर सकते हैं. लेकिन जहां कहीं भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप चाहे तो स्टैट्यूटरी बॉडी, आप समझे, कॉन्स्टिट्यूशन नानी पालकी वाला वर्सेस द यूनियन ऑफ स्टेट, केशवानंद भारती के केस में नानी पालकी वाला ने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि जब भी हम कि राइट टू रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसके कारण आर्टिकल 368, आप समझे, आरटीआई को क्या कहते हैं? इट्स अ एक्ट. आप समझे, आरटीआई एक्ट है. क्या है? आरटीआई एक्ट है. तो एक्ट क्यों है? क्योंकि ये इनैक्टमेंट के थ्रू आया है, इसे पार्लियामेंट ने पास किया है. समझे? तो ये सबसे प्रोमिनेंट लॉ है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है. Please conclude, Mr. Kumar. What do you want to ask? What do you want? If there is some question, please put out that question. My concern was only that, sir. I was going through and I have seen many of the questions were being raised, and the people were a bit confused in terms of from where to get the remedy. Thanks. It is always it's such a great initiative that you have taken, sir. I would always like to be associated with you. Thank you for suggestions, Mr. Sivanand sir. जी, समय काफी हो चुका है, इसलिए अब आप कंक्लूड करने का. सर मिश्रा जी, मैं बोलना चाह रहा था. 2 मिनट में बोल लें सर, जो भी बोलना है. सर जी, सर जैसे कि अभी एक और क्वेश्चन पीछे रेज हुआ था कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी और उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया. अभी खान सर बोल रहे थे, तो मेरा ये कहना था कि 2016 में एपेक्स कोर्ट की रूलिंग आई कि अमानुल्लाह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स इन 2000 न्यायालय ने निर्धारण किया, अगर सरकार को पता चलता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है या जिम्मेदार प्राधिकारी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनके विरुद्ध एफआईआर हो. तो अगर हम, जैसे अभी खान सर भी बोल रहे थे, तो अगर इस तरह के हम मांग करें, हमको क्या रेमेडी मिल सकती है? Sorry to interrupt. May I answer this very question, sir? Yes, you please. Yeah, the main concern is that now and again and always one question is being asked about the FIR. What do you mean by FIR? FIR can only be registered in a cognizable case. If the nature of the case is not in context of the cognizable case, then how can a FIR be filed? You can only do one thing, is that 151A, 154(3) or 156(3) with the use of CRPC 200, and with the cognizance of 190 CRPC, you can do that. But why? In what purpose? For what purpose do you want to file the FIR?
FIR आप समझे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में होती है। जो केस कॉग्निजेबल नहीं है उसमें आप FIR दर्ज नहीं करा सकते हैं, उसके लिए आपको सिविल रेमेडी में जाना पड़ेगा। थैंक यू मिस्टर कुमार। सचिन जी इसमें थोड़ा मार्गदर्शन करें आप। देखिए कोई अपराध होना चाहिए पहले, फिर अपराधों का अगला वर्गीकरण होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो क्या सूचना ना देना, that is IPC 440 in accordance of IPC actus rea mens rea, actus non facit reum nisi mens rea, that is the doctrine which is being used in this very particular purpose. So we have to refer to IPC section 40. थैंक यू मिस्टर कुमार, थैंक यू। हाँ बोले सचिन सर, आप बोले। किसी कार्य को आप अपराध पहले होना चाहिए, तो क्या विधायिका ने कहीं पर भी सूचना ना देना अपराध घोषित किया है या नहीं किया, पहले ये तय कर, तो उसको अपराध को हम आगे बांटेंगे कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो विधायिका ने कहीं ऐसा बताया नहीं है कि कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देता है तो वो अपराध करता है। जब तक विधायिका ऐसा नहीं बनाएगी कहीं, तब तक ना तो FIR होगी ना आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। जब विधायिका ये बनाएगी कि सूचना न देना अपराध होगा, और उसके बाद ही आगे फिर हम CRPC के तहत FIR करा सकते हैं। या देखिए कुमार जी थोड़ा सा रुक लीजिए। सचिन जी आपने बात सही कही है, लेकिन हम एक आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं। ताराचंद जी हमारी इस मीटिंग में नहीं है, लेकिन उनका मैं एक आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगा जो FIR और RTI विषय पर उन्होंने बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया था। और हालांकि RTI कानून के उल्लंघन के बाद, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून RTI में तो नहीं है, तो सूचना आयुक्तों को भी नहीं पता था और उनको भी काफी आश्चर्य हुआ। लेकिन विभिन्न प्रकार के सिविल सेवा आचरण नियम है, विभिन्न प्रकार के ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जिनका उल्लंघन माना जाता है, जैसे 166A वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं बहुत सारी धाराएं ये सब हैं, उन्होंने जिक्र किया था। और कम से कम 2 दर्जन से अधिक उन्होंने FIR दर्ज करवाई। थोड़ा सा सुनिए, अभी किसी में सजा नहीं हुई उनके FIR में, ये समझ लीजिएगा। नहीं सजा नहीं हुई है, लेकिन मतलब FIR तो दर्ज हुई है ना। अब वो हो सकता है कल ही हो, गलत हो। लीगल विनिश्चय नहीं है, डिसीजन नहीं हो कोई FIR दर्ज होना। थाना प्रभारी था, थाना प्रभारी FIR दर्ज कर ली उन्होंने, उनके पास लॉ क्लियर नहीं था, दर्ज कर ली। अब उसका डिस्पोजल कैसा होता है, कोर्ट उसको कंसीडर करती है कि नहीं? कोर्ट के आदेश के बाद ही 156(3) के बाद ही FIR दर्ज हुई है, और RTI के उल्लंघन पर हुई है। सबसे बड़ी बात ये है, और बहुत सारी FIR है, लिस्ट है पूरी FIR की, मैं आपको भेज दूंगा। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। 151 में दर्ज होते समय, सॉरी टू इंटरप्ट, 151 में जब FIR दर्ज होता है, प्रैक्टिकली प्रोसीजर में आप जाए तो वहां पर सेक्शंस मेंशन करने पड़ते हैं SHO को। और 156 में जब आप जाते हैं, 156(3) में, और जब आप 200 में CRPC में कंप्लेन फाइल करते हैं प्रोसीजरल में, तो उस प्रोसीजरल में आपको सेक्शन में उस समय मेंशन करने पड़ते हैं, या आपके जो प्लीडर या एडवोकेट होते हैं वो सेक्शंस मेंशन करते हैं कि हम इस सेक्शन में मतलब कि केस फाइल कर रहे हैं। तो ये होना पड़ता है। आप जिस समय ऑफेंस चार्ज करते हैं, यू विल हैव टू डिफाइन द ऑफेंस, तभी होता है ये IPC में। समझे, मेंस रिया होना बहुत जरूरी है एक्टस रिया के लिए, और जहां मेंस रिया का एब्सेंस है वहां पर एक्टस रिया यानी ऑफेंस नहीं माना जाता है। चलिए, थैंक यू मिस्टर कुमार, हम सब आपसे सहमत हैं। और शिवानंद सर अब कंक्लूड करिए आप। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है, किसी ने मान लो जानबूझ करके छिपा दी सूचना और उसने गलत लिख दिया कि मेरे पास नहीं हो, जबकि पास है, तो इसमें हो नहीं गया मेंस रिया, इसमें नहीं आ गया। वो तो ऑफेंस है, वो सेपरेट ऑफेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब माननी मतलब मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। मान लीजिए किसी ने जानकारी को जला दिया जानबूझ के कि हमको नहीं देना पड़े जी, तो ये तो एक सेपरेट ऑफेंस हो गया। और सर जैसे ऑफेंस की कह रहे हैं, चैप्टर 12 में जब डिफाइन है 166, जितने भी सिविल अपराधकारी है इनके अपराधी इसी श्रेणी के हैं। अब जैसे मान लो फाइनेंशियल क्राइम है, अब कहो कि उसने कोई क्राइम ही नहीं किया, तो ये कहाँ से, ये कैसे, ये नहीं बनता। और दूसरी चीज, जब ये सर बोल रहे हैं कि मान लो उसने कूट रचना कर दी, उसने कह दिया कि नहीं नहीं ये सड़क बननी नहीं, और जबकि उसमें पैसा और सब कुछ निकल गया। अब मैंने सूचना मांगी तो उसने लिख के एक लाइन दे दी कि ये सड़क में कोई कार्रवाई नहीं हुई ना इसमें, तो यहाँ तो हो ही गया ना 463, 464। बिल्कुल, सूचना गलत देने और भ्रामक सूचना देने और उसमें होता है FIR आप कर सकते हैं। ठीक है मेघराज जी, शिवानंद जी थोड़ा सा धैर्य रखें। सचिन जी, आप इनका कहना ये है मेघराज जी का कि मान लीजिए जानकारी देते वक्त
या कि जानकारी डिस्ट्रॉय कर दी गई, या कि जानकारी छुपा ली गई, गलत जानकारी दी जा रही है, तो क्या ये ऑफेंस होगा? जब 463 की बात करते हैं आप, फोर्जरी की बात करते हैं, हाँ, फोर्जरी के परिभाषा में यदि पब्लिक सर्वेंट का काम आ रहा है, तब तो वो आपको आरटीआई की जरूरत नहीं है, आप तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आईपीसी का अपराध कायम करा देंगे, और आईपीसी में जब आप चीजों को ले आएंगे तो वो अपराध हो गया, वहां पर मुकदमा कायम होगा। पर सिर्फ इसलिए कि आपको जानकारी नहीं दे रहा है, वो आरटीआई एक्ट का वायलेशन है, ना तो वो कुछ फोर्ज कर रहा है, सिर्फ जो उसकी एक बाइंडिंग ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट के रूप में उसको पूरा नहीं कर रहा, और पब्लिक सर्वेंट इसमें सर सॉरी इसमें भी तो कहा गया है कि कि वो वायलेशन और कर रहा है ना, एक लोक सेवक अगर सूचना नहीं दे रहा, अवज्ञा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, तो सर वायलेशन नहीं है सर एक्ट का, एक एक्ट का, तो इसमें हम एफआईआर क्यों नहीं कर सकते सर? बंधु आईपीसी में जाने का मतलब ही है कि वो कानून बनवा दें, जैसे बहुत सारे नियम रहते हैं। कानून सर ऑलरेडी बना है, अब क्या है, एक लोक सेवक अपना वायलेशन कर रहा है एक्ट का, तो हम उसके रविंद्र जी 166, सचिन जी थोड़ा डिस्क्राइब कर दें 166 और 166 है, इसमें आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। 166 है इन्वेस्टिगेशन की बात करती है, और इन्वेस्टिगेशन कहां से चालू हो रहा है? 154 से, अपराध होने के बाद जब एफआईआर लाज हो जा रही है 154 में, तब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और फिर कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति यदि डायरेक्शन का पालन नहीं करता, सीआरपीसी का पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ 166 में एफआईआर होती है। पर कोई ना कोई अपराध पहले हो चुका होता है, जिसकी 154 के तहत एफआईआर लिखी जा चुकी होती है। जब अपराध ही नहीं हुआ, जब तक आप, और वो इन्वेस्टिगेशन को डील करता है, आरटीआई को डील नहीं करता 166, और कुछ सेक्सुअल ऑफेंस की बात करता है कि उनकी एफआईआर ना लिखा जाए, वो अपराध हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप 166 का थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें प्लीज। एक सेकंड, आई जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग हियर, व्हाट यू सेइंग, ये जो 166 ए के हैं, इसमें 3 प्रोविजंस है, ए है, बी है, सी है, जो अभी ये साहब डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सी की बोल रहे हैं। 154 में अगर नहीं करता है तो वो, बस यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि ए और बी ओमिट की जाए, इसलिए आप आराम से एफआईआर कर सकते हैं। आप पढ़िए। सचिन जी अगर आईपीसी आपके पास हो तो 166 ए और बी को थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। बी तो उनके लिए, अस्पतालों के लिए और वो मेडिकल में काम कर रहे हैं उनके लिए है कि आपके पास 166 ए का पार्ट ए बी सी 3 है 166 ए में। देखिए 166 है, बात करता है इन्वेस्टिगेशन की, अन्वेषण शब्द लिखा हुआ है, और अन्वेषण कहाँ हो रहा है? 154 के बाद हो रहा है। कब कोई अपराध हो गया, अन्वेषण कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है, अन्वेषण की बात कर रहा है, उसके अलावा आप नहीं ले जा सकते उसको। दूसरा भी कहता है, वो भी अन्वेषण की बात कर रहा है, और तीसरा कह रहा है शिकायत की, कि पुलिस अधिकारी के पास शिकायत आई है सेक्सुअल ऑफेंस के संबंध में, और वो शिकायत नहीं लिख रहा, तब बात हो रही है। अन्वेषण के अलावा आप नहीं जा सकते। और 166 को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। सिर्फ 166 कहता है, वो पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, वो पब्लिक सर्वेंट की बात करता है कि आपको एक मैनर बता दिया गया, किस मैनर से आपको काम करना है, और फिर उस मैनर से आप इसलिए काम नहीं करते हैं कि आप किसी पब्लिक को या आम आदमी को कोई इंजरी पहुंचाना चाहते हैं। यदि आप इतना एस्टेब्लिश करेंगे तब 166 में चीजें आएंगी, इंजरी पहुंचाने के आशय से। यदि आपने इंजरी एस्टेब्लिश कर दी, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी एस्टेब्लिश कर दी, और वो ड्यूटी करने का मैनर एस्टेब्लिश कर दिया, तब 166 में चीजें आएंगी। 166 में 166 की बात 166 में प्लेन 166। इसके लिए क्या डायरेक्ट एफआईआर होगी कि सरकार से परमिशन? नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। हाँ, इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, या कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत आप 197 के तहत आपको पहले उसके कंप्लेन आएगी, कंप्लेन के साथ आपको 197 की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट को बता रहे हैं कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी ब्रीच कर रहा था, तो ये कौन तय करेगा कि उसकी पब्लिक ड्यूटी थी या नहीं थी? तो 197 में आपको सैंक्शन लेके आना पड़ेगा। यही मैं आप सबको बार बार बता रहा था कि अगर आरटीआई का वायलेशन है तो पहले आपको 197 सर सचिन जी 166 ए पढ़ दीजिए सर। 166 पढ़ लिया रविंद्र जी, एक्सपर्ट है वो, आप उसको आप खुद पढ़िए, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करती है 166। इन्वेस्टिगेशन शब्द का उपयोग है, और इन्वेस्टिगेशन डिफाइन है सीआरपीसी में, क्या इन्वेस्टिगेशन? नहीं तो सर इसका मतलब ये हुआ, may I define this very particular? An officer, basically
प्लीज एक एक करके। हाँ बोले अक्षय गोस्वामी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा ये कहना था कि जैसे अभी बात हो रही थी कि ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी पास ऑन की, जैसे मेरा केस है तो इस वाले केस में गवर्नर के रिटर्न ऑर्डर है, मेरे पास की कॉपी है उसकी, और जो एडीएम है उसने उस ऑर्डर के केस में जो कार्रवाई करके दी है वो तो गलत ही है, यानी कि उसमें लिखा हुआ था कि जो भ्रष्टाचार है उस पर आप कार्रवाई करें। गोस्वामी जी उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात करिए। गोस्वामी जी प्रैक्टिकल अप्रोच सचिन जी ने बताई कि उसके लिए आपको राज्य शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, राज्य शासन तय करेगी कि पब्लिक मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जो पूछना है ना सर वो ये है कि मैं चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट को लिखूं ना, फिर बाकी डीएम को लिखने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। बिल्कुल लिख सकते हैं आप उनसे, या डीएम को लिखा जाए या फिर गवर्नर को ही लिखें। नहीं आप चीफ सेक्रेटरी को लिखिए, चीफ सेक्रेटरी से को आप अवगत कराइए, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। ओके थैंक यू सर। शिवानंद जी जी शिवानंद कंक्लूड करें कि मैं करूंगा? हाँ कंक्लूड कर दीजिए। एक गोपाल मालवीय का सवाल ले लीजिए अगर देना। हाँ गोपाल मालवीय जी प्रश्न कर लीजिए, क्या है आपका? गोपाल मालवीय जी प्रश्न कर लीजिए, सर ने आप कहा है। एक मेरा भी प्रश्न है। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि मेरे द्वारा कोई शिकायत की गई थी, उस शिकायत पर 1 महीने के बाद उसी विभाग से ये मांगा गया कि इस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। 10 दिन के बाद उन्होंने ये जानकारी दिया कि धारा 8-9 में जांच जारी है। उसके निर्णय से असंतुष्ट होने के बाद मैंने प्रथम अपील लगाया। प्रथम अपील में भी 3 महीने के बाद लोक सूचना अधिकारी ने ये कहा कि जांच अभी जारी है, और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि जांच खत्म होने के बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी, जबकि उस पर कोई जांच जारी नहीं थी। उन्होंने उस जो वाहन को पकड़ा गया था उसको मेरे आरटीआई आवेदन के पहले ही छोड़ दिया गया था, और 3 महीने बाद जो मुझे 6 पेज की 10 जानकारी भेजी गई उसमें उस जांच का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। मेरे द्वारा सेकंड अपील लगाई गई थी। सेकंड अपील में भी वो लोक सूचना अधिकारी सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष ये कह रहा था कि जांच जारी है, जारी थी। मैंने कहा कि जांच जारी थी तो वो दस्तावेज आप बता दीजिए कि क्या जांच जारी थी। वो बार बार ये कह रहा था जांच जारी थी, और सूचना आयुक्त महोदय उनको ये कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे हो, आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा बोलो, आपको ऐसा बोलना चाहिए। तो मैंने सूचना आयुक्त महोदय को कहा कि आपका ये काम नहीं है कि आप उसको ऐसा बताइए, आप तो उसका पक्ष सुनिए, मेरा पक्ष सुनिए और निर्णय दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, सूचना आयुक्त महोदय ने उसके फेवर में वो कर दिया, निर्णय कर दिया कि आपको अगर कोई जांच अगर थी तो इनको दे दिया जाए, और जांच कोई जारी थी ही नहीं। तो जब जांच जारी थी नहीं और उन्होंने ये बोल के मुझे सूचना आयुक्त तक पहुंचाया, इस प्रक्रिया में साल भर का विलंब हुआ, पैसे की क्षति हुई, तो अपराध तो कारित हो गया कि एक तरफ वो लिख के दे रहा है कि जांच जारी थी और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि कोई जांच जारी नहीं थी, साल भर के बाद कह रहा है। तो सूचना आयुक्त महोदय का यह निर्णय सही है क्या? सूचना आयुक्त महोदय को उस पर उनको खिलाफ पेनाल्टी लगानी चाहिए थी, उन्होंने गलत व भ्रामक जानकारी दी थी आपको। नहीं, सूचना आयुक्त महोदय ने तो एकदम बिल्कुल क्लियर कट, मेरा उनसे हॉट टॉक भी हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे को आप तो हाई कोर्ट चले जाओ, हमें तो जो निर्णय देना है हम देंगे। ठीक है, तो और कहाँ मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त थे क्या? अरे भैया मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त है, जिनका खुलासा मैं बहुत जल्द करूंगा कि मेरे पास सब कुछ है, पूरा साक्ष्य है। और मैं आत्मदीप सर से जानना चाहता हूं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या इनके विरुद्ध एफआईआर हो सकता है या नहीं। हेलो, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उस पर नित्यानंद जी की टिप्पणी भी बिल्कुल सही है। जब आप अपील में मुद्दा उठा रहे हैं कि ये झूठी जानकारी दे रहे हैं कि जांच चल रही है जबकि जांच नहीं चल रही है, तो सूचना आयुक्त को उनसे प्रमाण मांगना चाहिए था जांच जारी होने के कथन की पुष्टि का, जो उन्होंने नहीं मांगा। और आपने तो ये भी बताया कि वो उसकी तरफ से आयुक्त महोदय प्लीड करने लगे कि बिल्कुल वकालत कर रहे थे बिल्कुल। ये तो मतलब संविधान न्याय के सिद्धांत के ही खिलाफ है। संविधान आप जो संविधान राजवीर जी जब आदरणीय बोल रहे हैं तो कृपया थोड़ा धैर्य रखा करें। सर बोले आप।
आपको, क्योंकि अभी ये सब घटित हो चुका है, अब आपको इस मामले में एक तो राज्यपाल को भी आप शिकायत कर सकते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख है और सूचना आयुक्त को पद और गोपनीयता की, उनके सारे दायित्वों की शपथ भी दिलाते हैं, वो संबंधित सूचना आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं, निलंबित भी करने का अधिकार है राज्यपाल को। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो सूचना आयुक्त महोदय रिटायर ही हो चुके हैं शायद। चलिए, धन्यवाद सर। मैं आज हमारे बीच आदरणीय उत्तम द्विवेदी सर जुड़े थे, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हम सबको समय दिया। आदरणीय उत्तम द्विवेदी सर, आप सबको अवगत ही है कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रीवा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है और सर संविधान के विशेषज्ञ हैं। कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर, हमारे यहाँ जो मिशन फ्री लीगल की लॉ क्लासेस चलती हैं जिसमें 300-400 वकील पढ़ते हैं, उसमें आदरणीय उत्तम द्विवेदी सर संविधान की क्लास लेते हैं और इतनी अद्भुत क्लास रहती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस 400 लोग क्लास लेते हैं। सर लगातार हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। आज यहाँ के लिए हमने उनसे आग्रह किया और सर ने सहज ही स्वीकार किया, तो मैं सर का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम सबका मार्गदर्शन किया। आदरणीय सचिन द्विवेदी जी, आप सबको मैं अवगत करा दूं कि हमारे मिशन फ्री लीगल एजुकेशन की जो पर डे क्लासेस चलती हैं उसमें सचिन द्विवेदी जी पढ़ाते हैं। लगभग 700-800 लोग पर डे सचिन द्विवेदी जी से सीआरपीसी, आईपीसी और कई विषयों पे लगातार मार्गदर्शन ले रहे हैं और निरंतर जब से क्लासेस शुरू हुई है सुबह की एक क्लास सचिन द्विवेदी जी लेते हैं और लगातार 500-600 मैं कह रहा हूं कि छात्र एक बार में क्लास में बैठे रहते हैं और क्लास लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर की शिक्षा सचिन द्विवेदी जी देते हैं, काफी लोकप्रिय है छात्रों के बीच। तो मैं सचिन द्विवेदी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने पुनः हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको समय दिया और भविष्य में भी हमारी सचिन सर से भी बात हुई है लोकायुक्त में शिकायतें कैसे करें और क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमको शिकायत करते वक्त, उस विषय में वो पुनः हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं सचिन सर का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय आत्मदीप सर, जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी छत्र छाया में ये कार्यक्रम आज एक चसीमा सोपान प्राप्त किया है। हम लोगों ने विगत 1.5 सालों से लगातार सर हर मीटिंग में जुड़ते हैं और हमारे प्रश्नों का, हमारी जिज्ञासाओं का लगातार उत्तर देते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और आपने भी सर आज हम सबको समय दिया, उसके लिए सर का हृदय से आभार। आदरणीय शिवानंद द्विवेदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी हृदय से आभार और आप सब लोग जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। कई लोगों के प्रश्न हम लोग नहीं ले सके हैं क्योंकि समय की सीमाएं हैं, 2.5 घंटे हो चुके हैं, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। सचिन जी का नंबर मुझे अगर अवेलेबल हो जाए। सर निवेदन था सर, एक सचिन जी से अगर एक प्रश्न पूछना चाहूँ, क्योंकि मैं भी जुड़ता हूँ उसमें डीपीओ मीटिंग में, लेकिन क्या प्रश्न कुछ मर्यादा होती है, इसलिए श्रोता के कारण बेटा देता हूँ। श्रीमान अगर आप अवसर दे तो सिर्फ संक्षिप्त में प्रश्न है बस, अगर सचिन सर अगर क्वेश्चन लेना चाहे, प्रश्न अंतिम में है जयपाल जी का, कर लीजिए प्रश्न, कर लीजिए। सर मेरा ये निवेदन था सर श्रीमान जी, जब हम लोकायुक्त में जब शिकायत करते हैं तो उसको समर्थन में शपथ पत्र भी देते हैं, उसमें जो शिकायत होती है विस्तृत देते हैं, उसके ऊपर भी हमारी जो शिकायत है नस्तीबद्ध कर दी जाती है। और एक श्रीमान एक और इसमें छोटा सा जोड़ना चाहूंगा, जब मैंने ट्रेप के बारे में भी, हमने जो एक बार मैं ट्रेप करवा चुका हूँ, दूसरी बार जब हम गए तो वहाँ पे पूरी जो व्यवस्था होती है ट्रेप दल की, वो आवेदन भी दिया एसपी महोदय को, वहां से ट्रेप दल के जो सदस्य वो भी आए, उनको भी कंफर्म हुआ कि रिश्वत मांगी जा रही है। लेकिन जब दूसरे या अगले दिन जब हम जाते हैं वहाँ किसके लिए कि ट्रेप होने वाला, ट्रेप दल आने वाला, लेकिन उनके माध्यम से कहा जाता है और यहाँ वो सारी जो बातें वहाँ होती है लोकायुक्त में, वो सारी की सारी वैसी यहाँ के जो लोकल जिनके खिलाफ हम कहते हैं ट्रेप दल के लिए, वो बातें हमको पता चलती है तो हृदय को ऐसा लगता है कि जिसके जो ऑफिस ट्रेप करने वाला है उसी की बातें यहाँ कैसे लीक हो जाती है। ये बहुत बड़ी चूक है और वो बहुत बड़ा विषय है श्रीमान। और जो ब्लॉक और जिला स्तर की ट्रेप दल का मामला था वो, इसलिए मेरा सर संक्षिप्त में क्या कर सकते हैं अगर ऐसा कभी भविष्य में होता है। समाज में जीना, हृदय को कठोर रख के जीना है। जो व्यक्ति लोकायुक्त में जाता है वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं, इसी ग्रह से आया है ना, तो अब उसको लोकायुक्त में रहते हुए फिर इसी सोसाइटी में काम करना, तो ये समस्याएं आम है।
अब वो लोगों के जो वहां पर जो पद धारण कर रहे हैं उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि अपने दायित्वों का किस प्रकार निर्वहन करते हैं। बाकी ऐसा नहीं, आप शिकायत करेंगे और शिकायत जेन्युइन पाई जाएगी तो उस पर काम होता है। जो आपने एफिडेविट पर शिकायत की और कहा कि उसके बाद भी काम नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रैक्टिकल समस्या हमने आपसे बताया कि आप शिकायत स्पीकिंग करें, आपने एफिडेविट में किया, उससे आपकी शिकायत की स्पीकनेस नहीं बढ़ी, उससे आपकी शिकायत की मजबूती बढ़ी कि हाँ ठीक है ये आदमी परमानेंट शिकायत करेगा, पीछे नहीं जाएगा। पर आपने क्या शिकायत की है ये तो डिटेल से पता चलेगा, तो डिटेल थोड़ा सा कलेक्ट कर लें फिर शिकायत करें तो काम होता है। सचिन जी से निवेदन है कि एक सेकंड का सिर्फ सवाल है मेरा, लोकायुक्त से संबंधित है, इसलिए अगर निवेदन है तो अगर सुन ले तो, और उससे अगर मुझे आंसर मिल जाएगा तो प्रश्न हो जाता। आपका महेंद्र जी प्रश्न करिए। नहीं सर, सिर्फ एक मतलब सेकंड का है सर, ओनली सेकंड में प्रश्न करिए जी। सचिन जी, हम आज तक लोकायुक्त से ये कार्रवाई करवाते रहे हैं कि सरकारी मशीनरी के जो अधिकारी रहते हैं उनको पकड़ाते हैं आम व्यक्ति पर रिश्वत देते हुए, पर सरकारी व्यक्ति आम व्यक्ति को रिश्वत दे वो पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं लोकायुक्त? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। तो सर किस धारा में पकड़ सकते हैं? क्योंकि मेरा एक प्रकरण में ये लेके गया था तो मुझे लोकायुक्त टीम ने मना कर दिया कि हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आप सिविलियन हैं। नहीं, रिश्वत देना भी अपराध है। मैंने उनको बताया कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट व्यक्ति को दिया जा रहा था? हाँ, मैं खुद प्राइवेट सिविल व्यक्ति हूँ और मुझे एक सरकारी कर्मचारी किसी कारण से रिश्वत दे रहा था अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, मैं इसकी शिकायत लेके गया था। इस संबंध में मुझे मना किया गया कि हम ये इस प्रकार की शिकायत ऑब्जर्व नहीं करते हैं। थोड़ा सा अबेटमेंट में चीजें आएंगी और उतना क्लियर नहीं अभी, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को ध्यान में रखकर पीसी एक्ट बनाया गया है कि पब्लिक सर्वेंट परेशान ना करे, पब्लिक सर्वेंट को परेशान ना करे, पर पब्लिक सर्वेंट आम आदमी को परेशान करेगा फिर उसके लिए अपने को दूसरे अधिनियमों में जाना पड़ेगा। तो मेरा सवाल यही था कि इस प्रकार से लोकायुक्त कार्रवाई कर सकती है नहीं कर सकती कि पब्लिक को रिश्वत अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को या तो आप दें या पब्लिक सर्वेंट आपसे लें। पब्लिक सर्वेंट प्राइवेट पर्सन को दे रहा है, थोड़ा सा नया मामला हो गया। हाँ, मतलब सरकारी कर्मचारी, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। मुझे एक अधिकारी रिश्वत देने आया था, मैं इसकी शिकायत लेके गया था। मैं समझ गया महेंद्र जी, सचिन सर इनका प्रश्न ये है, इन्होंने कोई शिकायत की। समझ गया सर, पर जो अधिनियम बना था सर ना, तो पब्लिक सर्वेंट करप्ट ना हो इसके लिए बना था, प्राइवेट लोग करप्ट ना हो इसको ध्यान में रख के नहीं बना था। चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू सर। नित्यानंद सर, तो सर ने 2016 कोई गाइडलाइन कि क्या दायित्व हैं कि इसका जो गाइडलाइन यदि ग्रुप में डाल दी है तो सबको आसानी रहेगी। सर ने पंचायतों में निर्माण कार्य संबंध में है। सचिन सर, इसमें थोड़ा सा और मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि संबंधित लोकायुक्त था कि आप अपने खाते में उनसे पैसे डलवा लीजिए, अगर आपको इतना ही है तो मैंने वो भी डलवाया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इसमें कर सकते हैं नहीं? अधिनियम क्यों बना है? पीसी एक्ट बना है पब्लिक सर्वेंट करप्ट ना हो इसके लिए बना है, आम लोग करप्ट ना हो। आपका एक्सेप्शनल जी मैं तो उसकी के लिए और शिवानंद जी को राहत देने के लिए, और आप सबको बधाई भी। आज के इस वेबिनार में मेरे ख्याल से सर्वाधिक प्रेजेंस रही है, एक समय तो 200 से भी अधिक थी और अभी भी 96 के करीब पार्टिसिपेंट बने हैं। सर मैं एक बात बहुत धन्यवाद।